रिसेंटली आई विजिटेड द जेल एंड मैंने वहाँ देखा कि लोग छिपकली का नशा करते हैं। मतलब कैसे मैम, छिपकली का कैसे नशा करते हैं? मैम एक कंसेप्ट होता है हैलुसिनेशन का। बिल्कुल। पता थी कि एक प्रिजनर था, उसने नशा करा था, आई डोंट नो एग्जैक्ट थिंग, शायद कोकेन का ही नशा करा था, और वो बैठा हुआ था। तो उसको एकदम से ऐसे दिखा कि हनुमान भगवान आए हैं और उससे बात कर रहे हैं कि इस बच्चे को मार दो, इस बच्चे को मार दो। और उसने उसके पास में एक मोची था, तो उसने मोची से चाकू लिया और वो बच्चे का हमला कर दिया। फिर पुलिस आई, बहुत केस हुआ, तो उसने पुलिस पे भी हमला करा। तो ये सारे स्टेटमेंट होते हैं कि नशे में आप क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। लड़कों में बहुत कॉमन होता है, जैसे 4 लड़के हैं, उसमें से 2 सिगरेट पीते हैं, तीसरा नहीं पीता है, तो वो दोनों क्या करेंगे, उसको ज़बरदस्ती बोलेंगे अरे यार एक बार फूंक के देख, मज़ा आएगा, ले तो सही। तो ये चीज़ें होती हैं कि उसको घर से नहीं मिली वो चीज़ें, लेकिन बाहर जो उसका एनवायरनमेंट है वो उसको क्या कर रहा है, वो प्रोवोक करता है, फोर्स कर रहा है कि तुम ये सब करो। जैसे आपने बताया कि एक तो गेमिंग हो गया, मतलब गेमिंग इतना इम्पैक्ट डाल रहा है ब्रेन पे बच्चे के कि वो सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा उम्र से नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच ही उसे बड़ा बनाती है। ऐसी ही छोटी सी 21 साल की ब्रेव हार्ट अनुष्का मिश्रा जी समाज सेवा में अपने अलग से आयाम स्थापित कर रही हैं। यह साइकोलॉजी में एमए करने के साथ साथ नन्ही चिरैया जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप भी कर चुकी है। साथ ही में 2 महीने के DRDO के इंटर्नशिप के साथ MP के जेल कैदियों को भी साइकोलॉजी की काउंसलिंग में प्रयासरत रही है। यह यूथ के साथ साथ समाज की एक उत्कृष्ट बनने में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दे रही है। साथ ही में 2 महीने के DRDO के इंटर्नशिप के साथ MP के जेल कैदियों को भी साइकोलॉजी काउंसलिंग में प्रयासरत रही है। यह एक यूथ आइकॉन के साथ साथ समाज को उत्कृष्ट बनाने में भी अपना अभूतपूर्व योगदान दे रही है। ऐसे ब्रेव हार्ट्स को हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद वॉरियर्स। आज हमारे साथ वेरी टैलेंटेड यूथ आइकॉन अनुष्का मिश्रा मौजूद है और हमारे इस पॉडकास्ट में सैल्यूट एकेडमी की तरफ से मैं प्रिया झाला आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। तो कैसा लग रहा है आज आपको हमारे साथ, मतलब यहाँ बैठ के? वेरी फर्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, तो कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे? So ma'am, this is my first experience जी मैम। having a podcast with someone. जी and मैम। This is really exciting. I am not able to stop my smile. वेरी गुड मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम काफ़ी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि मुझे पता है कि आप मास्टर्स कर रहे हैं साइकोलॉजी में, तो सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को जानते हैं, तो एक जो सिंपल ह्यूमन बीइंग होता है उसको कैसे समझाया जाए? व्हाट इज़ साइकोलॉजी? मैम साइकोलॉजी की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने दी है, जी। बट द मोस्ट ब्यूटिफुल डेफिनेशन आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ वॉज कि द बेसिक ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, कि हम कैसे बिहेव करते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो हमारे 2 एनवायरनमेंट होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरा होता है हमारा इंटरनल। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, बट इसके मेरे बैक ऑफ द माइंड भी कुछ चल रहा है जो आप नहीं जान पाएंगे और मैं सेम आपका नहीं जान पाऊंगी। तो जो चीज़ें आपके एक्सटर्नल माइंड इंटरनल माइंड में चल रही है ना, वो आपका रियल साइकोलॉजी है, जो सिर्फ आप ही जान पाएंगे। और उसकी एक्सप्लोरिंग के लिए हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इसमें एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि मास्टर्स में हमें जो बेसिक सब्जेक्ट्स बताए हैं, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइकोलॉजी, और इसमें बताया गया है कि एक बच्चा कैसे इन्फेंसी से अडल्टहुड तक जाता है, तो उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हर स्टेज में कैसे डिफरेंट होता है। ओके मैम, अभी जैसे यूथ है वो मोस्टली क्या होता है कि साइंस या ऐसे सब्जेक्ट में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, तो आपने साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया? मतलब कोई रीज़न था उसके पीछे? मैम साइकोलॉजी हैज़ ऑलवेज इंट्रिग्ड मी, एंड आफ्टर माई 12th एग्जाम Okay. आई वॉज क्वाइट डूबियस कि मुझे क्या करना चाहिए। Okay. सो देयर इज अ बैक स्टोरी टू दिस। मैं जब 5th क्लास में थी, जी मैम, तब आई वॉज नॉट अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, Okay. एंड मेरे मतलब माई फैकल्टी यूज टू कंसिडर मी कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ अपनी एजुकेशन में। और मैं कभी भी टिल 5th क्लास में एक अटेम्प्ट में कभी भी पास नहीं हुई। मैंने हमेशा सप्लीमेंट्री दी है, मतलब सेकंड एग्जाम सोशल साइंस और मैथ्स में तो मेरे कभी 13 मार्क्स से ज़्यादा आए नहीं। अगर क्लियरिंग मार्क्स होते थे 28-80 में से, तो मेरे हमेशा 13-15 मार्क्स आते थे, और मुझे उस टाइम पे डम कंसिडर करते थे। तो उस टाइम पे जब टीचर्स ऐसे बोलते थे कि आप नहीं कर सकते, आपके बच्चे को स्कूल स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए, तो मीटिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेरे फादर को ऐसा बोला गया
बताया था कि इसको स्पेशल स्कूल में डलवाओ क्योंकि इसका IQ लेवल नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं है। तब मेरे फादर ने बोला था कि ऐसा नहीं है, इसका जो लर्निंग है वो थोड़ी स्लो है, बट इसका IQ आप कैसे बता सकते हैं, ना आपने कोई टेस्ट दिया है, ना आपने कुछ सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे, रिटेंशन के बेसिस पे आप कंसिडर नहीं कर सकते कि वो कितना इंटेलिजेंट है। तो वो चीज़ दैट स्टेड विथ मी एंड now I have done my internship with the students who are mentally challenged because मुझे पता है कि कैसा लगता है जब आप उस एरिया में रहते हैं कि बिल्कुल, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है अपने उनसे जिनको आपने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। बट आई वाज वेरी लकी इनफ कि मेरे पेरेंट्स इतना अंडरस्टैंडिंग थे कि मेरी रिटेंशन को उन्होंने मेरा वीकनेस नहीं समझा। जी मैम, तो कुछ बताना चाहेंगे अपने पेरेंट्स के बारे में? मतलब बहुत उन्होंने आपको मतलब ब्रेव समझा, तो हमें उनका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आपके साथ हैं वो लोग? मैम मेरे जो फादर हैं, हम लोग वैसे बेसिकली हम यूपी से बिलोंग करते हैं। ओके मैम। धर्मपुर के हम लोग हैं। मेरे दादाजी यहाँ पर आए थे फॉर हिज मतलब जॉब पर्पस के लिए, क्योंकि आज़ादी के बाद में इतना ज़्यादा जॉब था नहीं यूपी में। तो पापा यहाँ पर प्रोफेसर हैं IPS कॉलेज में। और मेरी जो मदर है वो आर्मी स्कूल में टीचर हैं। अच्छा, मतलब टीचिंग बैकग्राउंड से ही है आप, है ना, इसलिए आपके अंदर ये सब है। ठीक है मैम, तो अभी जैसे 21 ईयर्स के हैं जैसे आपने बताया, तो अभी तक क्या क्या आप काम कर चुके हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड, और क्या आपका वर्क प्रोफेशन है, मतलब प्रेजेंटली क्या है? सो मैम 2020 में जब कोविड आया था तब वहाँ जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर चिप्स का काम काफ़ी ज़्यादा होता है। और बाहर के इलाकों से जैसे कि झाबुआ हुआ, मानपुर के कई सारे, मतलब झाबुआ और मानपुर साइड में शायद मैम भील ज़्यादा है ना, भील कास्ट ज़्यादा, ट्राइबल एरिया है पूरा जी। तो टांडा के भी कई सारे जो मजदूर होते हैं वो यहाँ पर चिप्स का काम करने के लिए आते हैं गुदरिया में। तो वहाँ पर जो उनके साथ में छोटे बच्चे भी आते हैं जो कि स्कूल उनका, क्योंकि कंटिन्यूसली वो लोग माइग्रेट करते रहते हैं तो उनको स्कूल एक प्रॉपर एजुकेशन मिल नहीं पाती है। और हम वहाँ पे सुबह वॉक पे जाते थे कोविड वाले टाइम पर जी। तब हमने ऐसा देखा कि वहाँ छोटे बच्चे हैं जो कि खेलते रहते हैं। तो पापा ने बोला कि बात करते हैं, अगर ये लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ा देंगे। फिर धीरे धीरे पता चला कि वो लोग नशे में भी हैं, 5-6 साल के बच्चे भी नशा करते हैं। इतने छोटे बच्चे मैम करते हैं क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड वैसा है ना, इतना ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है नहीं, उनको लगता है यही सही है। जैसे हमारे लिए दाल चावल है वैसे उनके लिए गुटखा और तंबाकू है, मतलब इतना उनके लिए कॉमन है। तो फिर वहाँ से पढ़ाना शुरू करा। तब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी, नन्ही चिड़िया, जिसमें हमारे आसपास के जितने भी मजदूर के गांव थे वहाँ से बच्चे एक जगह पर इकट्ठा करके मैं 7 से 8 उनको मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश हर दिन अल्टरनेट डेज पढ़ाती थी। और 53 बच्चे थे। अच्छा। फिर 3 महीने के बाद में वो लोग चले जाते हैं। तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन 3-4 महीने ही चल पाई थी। अच्छा। उसके बाद मैम कुछ आपने जो वर्क किया और जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है? मैम 2021 में मैंने संवेदना ज्वाइन करा था। ओके, ये भी क्या है, एक NGO है मैम? यस मैम, एक NGO है। वहाँ पर रिटायर्ड बच्चों के लिए काम करा था, मतलब इंटर्नशिप करी थी। फिर उसके बाद में लास्ट ईयर मैंने 2023 में ब्लाइंड लोगों के लिए काम करा था, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं जी। उनको स्क्राइब्स ढूंढना काफ़ी कठिन हो जाता है, तो उनके लिए मैं स्क्राइब्स ढूंढती हूँ। तो मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्क्राइब्स को आप डिफाइन करेंगे, मतलब हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगे स्क्राइब्स क्या होते हैं और कैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो स्क्राइब्स बन सकते हैं? यस मैम, तो स्क्राइब एक कोई भी बेसिक मिनिमम जिसने 12th पास कर रखी है वो स्टूडेंट होता है और वो किसी ब्लाइंड इंसान का पेपर लिखने के लिए जा सकता है। अच्छा। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें रिजर्व कैटेगरी होती है इम्पेयर्ड लोगों के लिए। बिल्कुल। तो वो लोग लिख नहीं सकते ना, वो देख सकते हैं, क्योंकि ब्रेल में हर जगह आपको जो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होती है कंप्यूटर पे वो ब्रेल में नहीं होती है। हाँ, सब जगह तो नहीं होती है। हाँ। और उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं बैंकिंग के एग्जाम्स में, SSC के एग्जाम्स में। तो उसके लिए स्क्राइब की जरूरत होती है। एक राइटर जो हम जनरली बोलते हैं, तो एक राइटर वो पर्सन होता है जो कि आपका पेपर लिखेगा। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आपको स्क्राइब प्रोवाइड करवाएंगी ब्लाइंड लोगों को। बट बात ये कि थोड़े से स्लाइड चार्जेस वो लोग चार्ज करते हैं, 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़। बट कई बार ऐसा होता है कि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, 200 भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल मैम। तो हमारे कॉलेज में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, और उसमें ऐसी बैक स्टोरी है उसकी कि एक लड़की ऐसी खड़ी होकर रो रही थी। तो आई थॉट शी माइट बी हैविंग सम फिजिकल, शायद उसके पीरियड्स होंगे या फिजिकल इश्यूज होंगे। तो मैं उसके पास गई, मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो उसने कहा कि मेरे 1 घंटे में एग्जाम है, आधे घंटे में एग्जाम था उसका, और मेरे पास स्क्राइब नहीं है, उसके पास लिखने वाला कोई नहीं था। हाँ। और फिर उसको ये टेंशन हो रही थी कि उसके 2 साल खराब हो जाएंगे मास्टर्स। बिल्कुल। हाँ। तब मैंने उसके लिए पेपर लिखा, और फिर जब पता चला कि सिर्फ वो अकेली नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंदौर में जो कि अपना पेपर नहीं लिख पाते हैं, और उनको ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की जिनका पेपर लिख सकें। पर इसमें भी मैम कैटेगराइजेशन ऐसा होता
होता है कि अगर मैं मास्टर्स कर रही हूँ और मुझे किसी से पेपर लिखवाना है तो वो अंडर ग्रेजुएट ही होना चाहिए। हाँ, ये क्योंकि वो शायद मेरे लेवल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही मेरे आंसर्स लिख देगा। हाँ, तो क्योंकि इसलिए आपको तो ऑलरेडी आएगा सब हाँ, कुछ। ये बिल्कुल फेयरनेस इसमें रखते हैं। जी तो बिल्कुल। एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करा है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि जो इम्पेयर्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, वो 100 लोग हैं उसके अंदर, और जो 50 हमारे स्क्राइब्स हैं। तो वो लोग उसमें मैसेज डाल देते हैं। अच्छा, तो ये आप ही ने क्रिएट किया मैम ग्रुप? हाँ। चलो मैम, मैम। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आजकल सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि जो स्क्राइब्स होते हैं ना, अब हम जैसे हम तो देख के फ़ोन चला लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर सोचा जाए कि विजुअली इम्पेयर्ड कैसे चलाते हैं, तो ऑडियो सिस्टम अब एक सॉफ्टवेयर आता है। अच्छा। वो उसको हमने इंस्टॉल कर लिया, वो बोल बोल के आपको बता देता है कि ये नंबर ये है, इस नंबर से कॉल आ रहा है। उनके लिए उनकी लाइफ इतनी ईजी हो गई उस सिस्टम की वजह से। ये टेक्नोलॉजी के प्रोस एंड कॉन्स तो है ही मैम। Yes, ma'am. कुछ लोगों के लिए शायद ये अच्छा भी है, Yes, ma'am. क्योंकि वो लोग उनको फ़ायदा मिल रहा है ना, मतलब कि देख नहीं सकते तो सुन सकते हैं कम से कम। ठीक है, तो मैम और कुछ आपने काम किया हो जो आप बताना चाहिए, हमारे साथ शेयर करना चाहिए इसके अलावा? यस मैम, लास्ट ईयर मैंने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करी थी। Okay. उसमें मैंने साइकोलॉजी इंटर्नशिप करी थी DIPR के अंदर। तो Okay. काफ़ी सब डिविजन्स होते हैं DRDO के, केमिकल्स का होता है, साइकोलॉजी का होता है, जो कि बेसिकली रिसर्च में और काम बाकी हमारे डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो DIPR एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। तो इसमें मुझे 2 मंथ की इंटर्नशिप मैंने करी थी, जिसमें मेरा टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी अमंग्स्ट यूथ। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी थी जिसमें मैंने 200 लोगों पर रिसर्च करी थी। तो मैम क्या रिजल्ट रहा आपकी रिसर्च का? मैम, रिजल्ट उसका ये था कि जो हमारा स्पिरिचुअलिटी लेवल है जी मैम, अमंग्स्ट यूथ देखा था, तो मेरा एरिया जो रिसर्च एरिया था उसमें जो मेरे सैम्पल साइज था जी वो मैम, था 18 से लेके 25 के बीच में। बिल्कुल। और मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी, तो मैंने उससे और भी ले लिया था, बट फिर इसमें सिक्लूजन हुआ था कि 18 से 25 का ग्रुप लिया था। और उसमें स्टडी ये थी कि जैसे हमारा IQ लेवल स्पिरिचुअलिटी लेवल बढ़ता है, वैसी वैसी हमारे यूथ में कुछ बेटरमेंट हो रहा है या नहीं। तो इम्पैक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी अमंग्स्ट यूथ, तो ऐसे देखा गया था मैम कि अगर जितने हम 18 में हैं, जो 18, 19, 20, 21 के बच्चे हैं, उनमें स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट जैसे हम ग्रो कर रहे हैं ना विद एज, 25 है, 30 है, तो इनमें स्पिरिचुअलिटी लेवल बढ़ जाता है। अब इसके 2 रीजंस थे कि मैम हम जब 18 के होते हैं तो ऐसे एक ड्राइव होती है ना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो भी हो रहा है मैं हूँ उसका। हाँ, बस लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, और कुछ भी हो सकता है, और भगवान की क्या ज़रूरत है, और बच्चों को काफ़ी ढोंग लगती है ये चीज़, है ना। तो मैम उसमें ऐसा है कि अगर ये कंसेप्ट होता है उस वाली एज में कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, जो भी है मैं उसका ड्राइव हूँ, मेरी वजह से ही सब हो रहा है। बट जैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस हमको मिलते हैं, हमारा ये लेवल डेवलप्ड होता है कि ठीक है, कोई नेचुरल पावर है, पर्पस होता है। हम 18 में इतने सारे हम लोग बहुत डाइवर्सिफाइड होते हैं, हम सोचते हैं ये भी कर लें, ये भी कर लें। बिल्कुल, बट जैसे जैसे हमको पता चलता है कि ठीक है ये हमारा कप ऑफ टी नहीं है, ये हमारा ये नहीं है, तो हम ग्रो करते हैं और हमको पर्पस ऑफ लाइफ मिलता है। तो जैसे आपका पर्पस ऑफ लाइफ, वो हर किसी का अपने लिए कुछ अलग हो सकता है। बिल्कुल, आपका कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा, बिल्कुल, और हर एज पे हमारा पर्पस ऑफ लाइफ बदलता है। तो जैसे जैसे पर्पस ऑफ लाइफ को मैंने एसोसिएट करा था स्पिरिचुअलिटी से, तो जैसे जैसे पर्पस ऑफ लाइफ बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है अमंगस्ट यूथ। अच्छा, तो मैम जो रिडक्शन है उसको बढ़ाने का कोई तरीका आपने मतलब आपको लगा कि जो 18-19 ईयर्स में जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर रिडक्शन है या नहीं है बच्चों में, वो बढ़ाई जा सकती है? कुछ ऐसे तरीके हैं? मैम, समटाइम्स इट्स पॉसिबल, समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैम जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे चेस प्लेयर की बात करें, मुकेश जी, तो मैम उनका पर्पस क्या है, ही हैव टू प्ले, ही इज़ वेरी फोकस्ड अबाउट इट। तो आपने देखा होगा कि ही इज़ वेरी मतलब कॉन्सेंट्रेट, अगर ही इज़ प्लेइंग दिस तो वो वही कर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ और थर्ड फोर्थ थॉट नहीं आ रहे। काफ़ी सारे यूथ का एग्जाम्पल है, मनु भाकर, वो भी अभी 22 की हैं, उनका भी पर्पस है कि यही करना है तो यही करना है। मतलब आपका कहना है कि अगर किसी के पास एम है, हाँ, कोई पर्पस है लाइफ का, तो वो फोकस करने में उसको इजी रहता है ना। लेकिन मैम अभी जैसा हम लोग देखते हैं, हम भी काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, तो हम देखते हैं मैम इनके जो पर्पस होते हैं ना वो एवरी 15 डेज में चेंज हो जाते हैं, या जो फोकस नहीं रह पाता है, तो वो कैसे बनाया जाए फोकस बच्चों में? मतलब कोई तरीका आप बताना चाहेंगे? यस मैम, बहुत सारी त्राटक होती है एक एक्सरसाइज, जिसमें दिए की जोत से हम एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसको देखना है ना कंटिन्यू। त्राटक में वही होता है। अच्छा, और मैम मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन हेल्पफुल है। अल्टीमेटली मैम इट कम्स टू हियर दैट इफ इट इज चेंजिंग ना, तो वो स्टेबल है वो यूथ, कि बिल्कुल बिल्कुल पता तो है कि वो हर चीज में कर सकता है। जी जी। और मैम मेरा ऐसा मानना है कि देयर इज अ सेइंग दैट you can do everything and anything, and you should know everything about something and something about everything. जी मैम। तो मैम आई फील मैम, क्योंकि मैंने ऐसे ही करा, मैंने 10 जगह हाथ पैर मारे, तब मुझे समझ में आया कि आप अच्छा कर सकते हो लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं मैम।
तो और कुछ बताना चाहेंगे यूथ के बारे में, क्योंकि आप भी एक यूथ हैं, तो आप जैसे आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हमारे यूथ को बताना चाहें जिससे वो बेनिफिटेड हों साइकोलॉजी को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि मैम जब भी उनसे बात की जाती है ना, वो लोग थोड़ा सा बच्चे भागने का प्रयास करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा फेस नहीं करते हैं इस चीज़ को। उनको मतलब ऐसा लगता है कि यार मेंटल हेल्थ है तो हम किसी को बताएंगे, मतलब उनको शर्म आती है इस चीज़ को डिस्कस करने में या इस चीज़ के बारे में बात करने में। तो कैसे हम लोग उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, या वो लोग किसी को ना बताकर भी डायरेक्टली कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? मैम, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लॉन्च करी हैं जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जिनका बच्चा अभी अभी हुआ है, उनके लिए भी, क्योंकि वो लोग भी यूथ फेज में ही आती हैं। और अभी ऐसा देखा गया है कि प्री मैरिटल सेक्स बहुत कॉमन हो गया है, बिल्कुल, कहीं का भी, रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो। तो उसके लिए मनोरक्षा योजना है और किरण योजना है, उमंग विकास योजना है। और उसके लिए मैम हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं। अगर आप मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की साइट पर जाएंगे तो आपको वो नंबर्स मिल जाएंगे इजीली। और मैम काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको हेल्प कर रही हैं इससे कोप अप करने में मेंटल हेल्थ से। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन एआई बोर्ड्स भी हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए। और इवन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रिजनर्स के लिए भी इनिशिएट करा है कि जो यूथ प्रिजनर्स हैं, जो जुवेनाइल्स हैं, उनके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की साइट पे देख सकते हैं। अच्छा, तो मैम आप उन लोगों से मिलते हैं, यूथ जो होते हैं प्रिजनर्स, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, या मतलब किस तरीके से उनसे बातचीत होती है या उनकी आप लोग काउंसलिंग करते हैं? मैम, तो सिंस पास्ट 2 months आई एम डूइंग माई इंटर्नशिप विद सेंट्रल जेल, जिला जेल एंड महू जेल। तो सेंट्रल जेल में मैम मैंने ऑलमोस्ट 68 कैदी देखे हैं। जो मेरे साइकेट्रिस्ट हैं उनके साथ में मैं विजिट करती हूँ कैंपस सेंट्रल जेल का, और वहाँ पर उनकी काउंसलिंग होती है। तो फार्माकोलॉजी उनको थेरेपी दी जा रही है। फार्माकोलॉजी मैम ऐसा होता है कि उनको दवाइयाँ भी देते हैं और थेरेपी भी देते हैं, बिहेवियरल थेरेपी और जो टॉक थेरेपी जो होती है। तो इसमें मैम काफ़ी बिहेवियर चेंजेस देखे गए हैं। बट वही है कि मैक्सिमम जितने भी केसेस हो रहे हैं, अगर लॉ के केस के अंडर बात करें तो जितने भी 18 से लेके 21 जो केसेस हैं जो कि काफ़ी यूथ में हो रहे हैं, वो ड्रग अब्यूज़ की वजह से ही हो रहे हैं। और मैम वहाँ पर तो ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस हैं, जैसे कि आपके हिसाब से क्या मैक्सिमम लेवल ऑफ ड्रग हो सकता है? मैम हम लोगों ने तो यही सुना है, मतलब गांजा, चरस और यही रहता है, या अल्कोहलिज्म एक है। यस मैम, उसके अलावा तो कुछ सुना नहीं है कि कुछ और भी होता होगा शायद। मैम रिसेंटली आई विजिटेड द जेल एंड मैंने वहाँ देखा कि लोग छिपकली का नशा करते हैं। मतलब कैसे मैम, छिपकली का कैसे नशा करते हैं? मैम उसमें ऐसा होता है कि जो छिपकली होती है ना, तो वो आदमी को पैसे, वो क्योंकि वो लेबर वर्क से बिलोंग करता है, तो उतना एक्सपेंसेस है नहीं कि वो हर दिन ड्रग खरीद सके, महंगी वाली ड्रग्स। हाँ। क्योंकि जो हमारा मैरिजुआना है या जितने भी कोकेन है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव डेली बेसिस पे आप कंज्यूम नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैम उसको इतनी ज्यादा अर्जेंस होती थी कि उसने देखा छिपकली है, हम उसने उसको पकड़ता है, वो छिपकली को जो प्रिजनर है, फिर उसको तल के पका के, जो भी उसका मेथड है ताकि उसके पॉइजन्स कम हो जाए, और उसको बनाकर उसका चिल्लम फूकते हैं वो। अच्छा। और उससे नशा करके फिर उन्होंने उसके बाद क्राइम करा, छिपकली से नशा करके। तो मैम उनको जो प्रिजन है ना उनका, वो ऐसा प्रोवाइड करा गया जैसी जिसमें उनको प्रोटेक्शन 2 लोगों की मिली है कि ये कहीं नशा ना कर ले छिपकलियों का। अच्छा। तो ये मैम वो खुद उन लोगों ने आपको बताया कि हम ऐसा किया है हम लोगों ने? हम दे आर वेरी एक्सेप्टिंग अबाउट इट। उनका ऐसे कि हो गया, ठीक है, मतलब जैसे हम तो रेजिस्ट करेंगे। हाँ, मतलब हम तो कैसे बताएंगे ना कुछ, क्योंकि ये हमारे यूथ की अभी यही प्रॉब्लम है, अभी कुछ भी करेंगे तो वो बताते नहीं, पर हो सकता है कि उनको पता है कि हमको सज़ा हो गई, अब तो क्या होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, बता भी देते हैं आप लोगों को। ऐसी कोई स्टोरी आपको याद हो जो शायद ऑडियंस को बताना चाहें आप, जैसे प्रिजनर से रिलेटेड कोई एक बंदा या कोई एक पर्सन आपको याद हो, मतलब जिसकी कोई ऐसी स्टोरी हो जो बच्चों को हेल्प करे कुछ समझने में? मैम एक कंसेप्ट होता है हैलुसिनेशन का। बिल्कुल। और ऑडिटरी डिल्यूजन्स होते हैं। हमें इसमें क्या होता है मैम कि जो चीज़ें होती नहीं है वो हमें लगता है कि हैं। हाँ। जैसे कि मैम अगर एग्जांपल है, रेगिस्तान में जो बहुत प्यासा रहेगा उसको दिखेगा कि वहाँ पे पानी है, मिराज होगा, मिराज। बिल्कुल। हाँ। तो मैम वैसे ही उन लोगों को दिखता है जब वो लोग नशा करते हैं ना, तो उनके साथ हैलुसिनेशन होता है, डिल्यूजन होता है, उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनको लोग दिखाई देते हैं। तो एक ऐसी केस स्टडी थी कि एक प्रिजनर था, उसने नशा करा था, आई डोंट नो एग्जैक्ट थिंग, शायद कोकेन का ही नशा करा था, और वो बैठा हुआ था, तो उसको एकदम से ऐसे दिखा कि हनुमान भगवान आए हैं और उससे बात कर रहे हैं कि इस बच्चे को मार दो, इस बच्चे को मार दो। और उसने उसके पास में एक मोची था, तो उसने मोची से चाकू लिया और वो बच्चे पे हमला कर दिया। फिर पुलिस आई, बहुत केस हुआ, तो उसने पुलिस पे भी हमला करा।
तो ये सारे स्टेट ना होते हैं कि नशे में आप क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। रेप विक्टिम्स हमारे मैक्सिमम जो टांडा वाला इलाका है, बील वाला इलाका है, वहाँ पर मैम नशा करके ही जो यूथ है, कैदी जो है वो ज़्यादातर 35-34 हैं युवा में। अच्छा, तो ये काफ़ी ज़्यादा नंबर है। अगर 100 कैदी हैं जेल में और उसमें 35 तो यूथ ही है, वो तो है, कम तो एज के बच्चे हैं। मैम क्योंकि वो नशा करते हैं और फिर रेप करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। ये सारे तो मैम यही है ना कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो फिर सेक्स एजुकेशन तो भूल ही जाओ आप। हाँ। सबसे पहले तो एक बेसिक एजुकेशन ही नहीं है ना उनके पास, जो जैसे हम लोग बात करते हैं कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन देना है, कॉलेजेस में देना है, तो वो लोग बच्चे तो क्या होते हैं, डिप्राइव्ड होते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो फिर सेक्स एजुकेशन तो भूल ही जाते हैं। और वही 15-16 साल में तो क्या होता है ना, हार्मोनल चेंजेस भी बहुत आते हैं, तो उसकी वजह से ये शायद ये चीज़ें होती होंगी उनके साथ। और कोई स्टोरी मैम जो आपको याद हो या आप कुछ बताना चाहें ऐसी? मैम एक डेवलपमेंटल स्टेज होता है जिसमें जो हमारे सिगमंड फ्राइड ने दिया है साइकोसेक्सुअल का, साइकोलॉजी में इसको स्टडी करते हैं, साइको एनालिसिस, और बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं। तो मैम इसमें जो स्टेजेस हैं वो ऐसे हैं कि ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल्स। तो मैम इसमें ऐसा है कि अगर कोई बच्चा छोटा है और उसको उन सारी चीज़ों का एक्सपोजर नहीं हो रहा है तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा देखें कि कोई छोटा बच्चा है, एक फेज होता है उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग दिलवाते हैं छोटे बच्चों को, और अगर उसमें उसको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, उसको अपनी बॉडी पार्ट्स एक्सपोज करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वो ना एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझिए कि आपको एक छोटा बच्चा है, उसको कोई चीज़ जिद कर रहा है वो कि उसे चाहिए, तो इसमें दो फैक्टर्स होंगे, या तो उसे दे देंगे या तो नहीं देंगे। बट कई बार क्या होता है कि हमारा मना करने का तरीका इतना गलत हो जाता है कि वो चीज़ डिसऑर्डर में किसी के लिए कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा। तो मैम भी अगर यूथ में देखा जाए 15-16 में, तो जो बच्चे हैं, लड़कियां गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हैं और लड़के बॉयज स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या हो रहा है कि जो लड़के हैं उनको लड़कियों से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल, और हाँ। लड़कियों का लड़कों से नहीं हो रहा है। तो मैम हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, अर्जेस तो होती है कि अच्छा देखें कि क्या है। सही बात है, क्योंकि हमारा लड़कों में हमारा एडम्स एप्पल आ जाता है, बिल्कुल, में पिची वॉइस हो जाती है। बिल्कुल। तो मैम इससे ये देखा गया है कि अगर लड़कों को उस वाली चीज़ का फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है ना, उस ड्राइव का, उनको डिस्कवर नहीं करने को मिल रहा है कि क्योंकि पेरेंट्स बोल देते हैं मत करो, ये गलत है, मत करो, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कंसेप्ट गलत है, सेक्स के बारे में बात नहीं होती है, तो मैम इससे जो थॉट्स है ना वो रिप्रेस हो रहे हैं, है तो वो जरूर, पर बात ही क्यों रिप्रेस हो रहा है। छोटे बच्चे को लॉलीपॉप चाहिए तो चाहिए, पर मना कर दिया, पर वो तो कहीं से भी लेगा फिर, है ना। अच्छा, हाँ, तो वो कब डिसऑर्डर में बदल जाएगा आप समझ नहीं सकते हो इस चीज़ को। हम और अगर समझना है तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पेरेंट्स को अब ना पेरेंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चा क्योंकि वही है कि मोम की तरह होता है, बिल्कुल, जिस शेप में आपने ढांचे में वैसे ढल जाएगा। सही है। अब मैम एक फिर ये भी है कि मैम अगर पेरेंटिंग बहुत अच्छी फिर भी क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें बहुत हैंडी हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट बोथ द थिंग्स। तो मैम कुछ और रिसोर्सेज भी तो होते हैं ना, जैसे घर में भले ही आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपके कॉलेजेस में या आप जहाँ बाहर काम कर रहे हैं वहाँ कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें होती है जो आपको शायद मुझे लगता है कि ट्रिगर करती है सब करने के लिए। होता है नहीं कई बार, जैसे फ्रेंड्स मतलब लड़कों में बहुत कॉमन होता है, जैसे 4 लड़के हैं उसमें से 2 सिगरेट पीते हैं, तीसरा नहीं पीता है, तो वो दोनों क्या करेंगे, उसको ज़बरदस्ती बोलेंगे अरे यार एक बार फूंक के देख, मज़ा आएगा, ले तो सही। तो ये चीज़ें होती है कि उसको घर से नहीं मिली वो चीज़ें, लेकिन बाहर जो उसका एनवायरनमेंट है वो उसको क्या कर रहा है, वो प्रोवोक करता है, फोर्स कर रहा है कि तुम ये सब करो। ठीक है, तो पीयर इन्फ्लुएंस में बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। वही होता है ना, चोरी करने के लिए एक इनिशिएट करता है, फिर वो हम जुड़ते चलते गए, कारवा बनता गया, बिल्कुल वैसा वाला कंसेप्ट हो जाता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मैम यूथ को आप क्या मैसेज देंगे जो जैसे ड्रग एडिक्शन हुआ या जो भी इनका रहता है, उसके लिए क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो दूर रह सकते हैं इन चीज़ों से? मैम जो एक्सपोजर वाली बात बताई है, तो इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि अगर छोटा 15-16 साल का बच्चा है, उसमें अर्जेस हो रही है कि उसे ड्रिंक करना है, स्मोक करना है, तो उसके पेरेंट्स उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं। फिर अगर वो उस वाले स्टेज से निकल गया, उसके बाद वो कॉलेज में आया है, उसके पीयर इन्फ्लुएंस में है, तो मैम इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि बच्चों में सेल्फ अवेयरनेस को जागृत करा जाए। इसमें भी पेरेंटिंग का बहुत रोल है। बिल्कुल, हम सेकेंड चीज़ जो हम इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं वो ये है कि अल्टीमेटली हम सबको पता है कि स्मोकिंग से कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैम सेल्फ अवेयरनेस ही इसमें एक कंसेप्ट है जिसमें हम और आगे इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ड्रग अब्यूज़ को हम रोकने के लिए ये काम कर सकते हैं कि हमने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं, जो हमने पुणे का केस देखा है, हिट एंड रन केस, उससे हम सीख सकते हैं कि हर एक चीज़ जब तक हो रही है लिमिट तक वो अच्छी है, बट हद के बाद अच्छी नहीं होती। मैम ड्रग अब्यूज़ तो खाना भी ज़्यादा खा लोगे तो एसिडिटी हो जाती है मैम, तो वही है कि ड्रग अब्यूज़ तो कहीं भी अच्छा नहीं है, ना खाने के टाइम ना उसके बाद में। जी जी बिल्कुल।
ये चीज़ें तो अच्छी है ही नहीं आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि मैम ये आपके माइंड पे डायरेक्ट वो मतलब करती है ना, मतलब आपको सेंस खत्म हो जाता है पूरा। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक मेंटली रिटार्डेड ज़्यादा अच्छा है एक ड्रग अब्यूज़ से। हाँ। कम से कम उसको पता है ना कि मेरा एक ही पार्ट कमज़ोर है, वहाँ तो पूरा ब्रेन कंट्रोल हो जाता है मैम, ड्रग पूरा ब्रेन कंट्रोल कर लेती हम है। वही कहते हैं ना कि सोते को तो जगा सकते हैं पर जगे हुए को नहीं जगा सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैम जैसे अभी आपने बोला एक चीज़ मैंने आपकी कन्वर्सेशन में देखी कि ये जो कोएट स्कूल होते हैं या गर्ल्स और बॉयज़ स्कूल होते हैं, तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक यूथ है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कैसा स्टडी होना चाहिए, लड़का लड़की साथ में बैठकर पढ़ें, साथ में रहें, या जो अलग वाला कंसेप्ट है वो सही है? मैम दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। गर्ल्स, मैं खुद गर्ल्स स्कूल की हूँ। जी मैम। और ऐसा होता है ना कि आपको पता है कि उसकी प्रोज एंड कॉन्स क्या है। हम गर्ल्स स्कूल के प्रोज ये हैं कि आपका एक काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट मिलता है। आपको जो एक्सपोजर होता है ना, आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते। जो ग्रोथ हो रही है ना आपकी बॉडी में, आप इतने ऐसे नहीं होते। ऐसा होता है कि ठीक है चलो हो रही है, मतलब विद द फ्लो, यू फ्लो विद द फ्लो। बट अगर आप फिर वही है नेगेटिव कि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, बॉयज हैं जहाँ पर, तो लड़कियों में थोड़ा सा क्रेज हो जाता है। सेम लड़कों के साथ भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट वही मैंने जब देखा कि कोविड स्कूल के जो बच्चे हैं, दे आर वेरी बैलेंस्ड विद दिस कंसेप्ट। वो है मैम, उनको सब समझ में आता है। मतलब वो क्या होता है ना, जैसे अब गर्ल्स, मतलब मैं भी गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ 8th क्लास तक, तो हमारी छुट्टी जब होती थी तब तो हम छोटे थे मैम, उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन बहुत सारे लड़के आके खड़े रहते थे, तो हमको वो समझ, हम तो छोटे थे, फिर वो जब बड़े हुए तब ये चीज़ समझ में आई कि यार गर्ल्स स्कूल के सामने बॉयज़ मिलेंगे और बॉयज़ के सामने आपको गर्ल्स मिलेंगी। तो वो एक रहता है कि एक्सपोजर नहीं होता ना कई बार, मतलब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ती थी, मतलब उसमें मोस्टली लड़कियों ने मैम लव मैरिजेस किए हैं, क्योंकि वो कभी किसी लड़के से उन्होंने बात ही नहीं की, और जब जैसे किसी लड़के के साथ आपने एक ही बार बात की तो उनको उनसे प्यार हो गया, तो फिर शादी हो गई। मतलब होता है ना कि एक ही बार में, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कुछ, हाँ ट्रू लव उनको मिल गया कि भैया एक ही बार में। और जैसे थोड़ा सा हेजिटेशन भी होता है उनके अंदर, है ना, लड़कों से बात करने में, या उनको ऐसा लगता है लड़के ख़राब होते हैं। मतलब कई तो पेरेंट भी ऐसे सिखाते हैं मैम लड़कियों को कि लड़कों से बात नहीं करना, लड़के ख़राब होते हैं। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया कंसेप्ट कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आप घर में आपके फादर हैं, है ना, आपका ब्रदर भी है, वो भी एक लड़का ही है, तो कुछ भी स्टेटमेंट पेरेंट दे अपनी स्पेशली गर्ल चाइल्ड को तो बहुत सोच समझ के दे, जो मुझे लगता है मैम। यस मैम, बहुत सही कंसेप्ट है। क्योंकि अभी हम अगर देखें तो अब ऐसा ज़माना है ना कि वो ये है कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, वो सारी चीज़ें मैम पूरी प्रॉपर सटीक बैठती हैं। बट वही है कि जब तक आप एक्सपोजर नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या कंपटीशन लेवल है। वही मैम क्योंकि अगर कंधे से कंधा मिलाना है तो उसके लिए कंधे तक तो आना ही पड़ेगा, पता तो हो कि क्या आप साथ में खड़ा ही नहीं कर रहे हो दोनों को, तो फिर कैसे चलेंगी चीज़ें। बिल्कुल मैम। तो मैम अभी फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी, बताना चाहेंगे हमें? मैम मैं मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ, और मैं साथ में नेट का एग्जाम भी दे रही हूँ, और मैं आर्मी के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी मैंने 3 SSBs दिए हैं, जिसमें से मैं 2 में कॉन्फ्रेंस आउट हूँ और 1 में स्क्रीन आउट हूँ। ओके मैम। हाँ मैम, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे यूथ को जिससे वो ड्रग एडिक्ट ना हो? मैम 3 वेज हैं। सीख हेल्प करना, अगर आपको पता चल गया है कि आपके साथ में आप अब्यूज़र बन गए हैं, 2 चीज़ें होती हैं, यूज़ और अब्यूज़। यूज़ हो रहा है जब हम एक ऑप्टिमम लेवल तक कर रहे हैं, और अब्यूज़ हो जाएगा जब हम उसको बहुत एक्सेसिव कर रहे हैं। चेन स्मोकर्स होते हैं, तो उसके लिए सीख हेल्प करना, हमारे फ्रेंड्स को या हमारे फैमिली को कंसल्ट करना कि ये इशू हो रहा है। दूसरा हो सकता है हम लोग हमारे जो पीयर हैं, पीयर ग्रुप्स में हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और सेल्फ नॉलेज को इंक्रीज़ करना। अच्छा मैम। तो मैम जैसे मैंने देखा है कि स्कूल लेवल पे जैसे 11th या 12th क्लास में, वेदर इट इज़ CBSE और MP बोर्ड, एज ए सब्जेक्ट साइकोलॉजी आप पढ़ सकते हो, या ह्यूमन साइकोलॉजी है, सिलेबस का पार्ट है, लेकिन मैम 10th के पहले नहीं है। ठीक है, तो जैसा अभी हम फोकस करते हैं कि भैया हमें अपने धर्म से रिलेटेड बुक्स ऐड करनी चाहिए, है ना, जो स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करेंगी। साथ ही में मैम क्या आप इस बात में मेरे साथ हैं कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, या साइकोलॉजी का पार्ट जो है वो हमें हायर सेकेंडरी लेवल पे भी होना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए? यस मैम, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने भी देखा है कि मैक्सिमम जो केसेस हैं, जो पीयर प्रेशर में बच्चे आकर सुसाइड्स कर रहे हैं या गेम के प्रेशर में आके सुसाइड कर रहे हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो ज़्यादातर होते हैं छोटे एज ग्रुप्स में। बिल्कुल, जैसे जो 7th क्लास के बच्चे हैं। जी तो इस लेवल पर भी अगर हम काउंसलिंग रखें, या टीचर्स ही थोड़ा बेसिक लेवल पर बता दें कि
ऐसा चीज़ें हो रही हैं, हमें कैसे सारी चीज़ों से डिफेंस मैकेनिज्म, कोप मैकेनिज्म बता दें तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि मैम प्रेजेंटली जैसा आपने बताया कि मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही है इसको लेकर, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में और प्राइवेट कॉलेजेस में काउंसलिंग को लेकर मुझे उतना अवेयरनेस देखने को नहीं मिला है, और यही वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की जा रही है। जैसे आपने बताया कि एक तो गेमिंग हो गया, मतलब गेमिंग इतना इम्पैक्ट डाल रहा है ब्रेन पे बच्चे के कि वो सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, या वो लोग गेमिंग वो पैसे से भी करने लग जाते हैं मैम। तो वो एक प्रेशर आ जाता है कि फैमिली, जैसे अकाउंट है उनके पास मम्मी पापा का, तो बच्चे वो अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, फिर डर जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, है ना। या उनको ऐसा लगता है कि हम कम समय में अच्छे बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं, है ना। तो वो सब साइकोलॉजी से लड़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल लेवल पे इन चीज़ों पे मतलब ध्यान देना चाहिए, जो कि प्रेजेंटली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो क्या आप इस पॉइंट से एग्री करती हैं? यस मैम, 100%। क्योंकि कमिंग ईयर्स में अगर देखा जाए तो जो हमारा यूथ अभी है ये आगे चल के हमारे देश को आगे लेकर जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरह का इनका स्ट्रक्चराइजेशन अभी है, दो कंसेप्ट्स होते हैं, एक एक्सपोजर और दूसरा होता है ओवर एक्सपोजर या बिफोर एज एक्सपोजर। तो जो कि अभी बहुत ज़्यादा है। अभी ये एज नहीं है कि वो लोग घर में बैठ के खेलें, उनको फिजिकल करना चाहिए ताकि वो लोग स्ट्रॉन्ग हो सके फिजिकली। मेंटल स्ट्रेंथ तो विद एज आ ही जाएगी। जी बिल्कुल। सो दिस फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर कि हमें स्कूल लेवल पे, प्राइवेट स्कूल्स में भी चीज़ों को इनकलकेट करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें ग्राउंड लेवल से ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। जितना आपके घर की मजबूत नींव होगी उतना ही घर अच्छा दिखेगा और मजबूत होगा। जी मैम, तो जो हमारा डिस्कशन हुआ उससे मतलब मैं जो कंक्लूजन दे सकती हूँ वो यही है कि पेरेंटिंग पे हमें ध्यान देना है, मतलब पेरेंट्स ध्यान दें कि बच्चा कहाँ कैसी एक्टिविटी कब कर रहा है। ठीक है, साथ ही में जब बच्चा स्कूल जाता है तो थोड़ी सी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्कूल में बच्चे पर ध्यान दे ना। अगर टीचर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को हायर करे, बच्चों का काउंसलिंग करवाए। ठीक है, उस लेवल पे भी नहीं हो पा रहा है तो कॉलेज लेवल पे ये चीज़ें चालू होनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। यस मैम, 100%। तो ऑल द बेस्ट आपको अपने फ्यूचर के लिए, और थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।